गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर की बात की थी। दो सेक्शन है इसमें, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7, बेसिक रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो हमने इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में क्या बात की थी कि सबसे पहले हमें एक सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा। सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, जो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूं सीए। तो हमें एक सीए को अपॉइंट करना है और उसके पास जाकर बताना है कि हमें एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। तो सीए सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा? आपका एमओए, एओए, जिसपे सभी सब्सक्राइबर के क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। साथ में उसके ऊपर किसके साइन होने चाहिए? विटनेस के। ठीक है। कंसेंट लेटर लगेगा सभी डायरेक्टर्स का, जो डेवलप प्रपोज टू बी डायरेक्टर है, इनको हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के जस्ट बाद जो बंदे डायरेक्टर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स। ओके। साथ में आपको कुछ डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन ये कि आपने जो डिटेल दी है अपनी, अपना नाम, एड्रेस, रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह सब कुछ, ये बिल्कुल सही है और आपने लास्ट 5 सालों में कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, कंपनी मैनेजमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं की हुई है। जो अगर गड़बड़ की है तो 5 साल तक आप कंपनी नहीं बना सकते बॉस। ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी और ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जितने भी कंप्लायंसेज है वो सब क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं? ऑनलाइन फाइल करने हैं और आपको इनकॉर्पोरेशन फीस पे करनी पड़ेगी। इनकॉर्पोरेशन फीस जो होती है वो ऑथोराइज कैपिटल के बेस पर होती है। आपको कितनी कैपिटल रखनी है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जिसमें कैपिटल नहीं होती, उसमें फीस लगती है नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। जितने ज्यादा मेंबर होंगे कंपनी में उतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस। आरओसी चेक करेगा कि क्या ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ओके है। अगर आरओसी को लगता है डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और ओके है, तो आरओसी आपको क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होगी और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आज के बाद कंपनी को उसके नाम से कम उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से ज्यादा पहचाना जाएगा। तो उसे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, CIN। नॉर्मली ये 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। करेंगे इसकी बात भी जब आपको बुक मिलेगी, उस बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। और साथ में पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स में काम आता है। क्लियर है? अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बॉस। अब कमी जो है वो जानबूझ के की गई है, यानी कि फ्रॉड है, या बाई चांस कोई गलती हो गई। अब देखो इतना टेक्निकल काम है सर, इतने सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, गड़बड़ हो जाती है, हाँ तो कोई बात नहीं। तो आरओसी क्या करेगा? अगर ये मिस्टेक आरओसी को लगता है अनइंटेंशनल है, तो आरओसी क्या करेगा? आपको एक मेल डालेगा और बताएगा कि आपका फॉर्म क्या हो गया है? होल्ड पे चला गया है, यानी कि इसमें ये गलती है, इस गलती को ठीक करो और 15 दिन में फॉर्म को क्या कर दो? दोबारा सबमिट करवा दो। अगर मैंने 15 दिन में फॉर्म सबमिट नहीं किया तो भैया अब ये फॉर्म दोबारा फ्रेश तरीके से सबमिट होगा और दोबारा से फीस लगेगी बॉस। 15 दिन में गलती को ठीक करो और दोबारा सबमिट कर दो। बट अगर आपने गलती जानबूझ के की है, आपने डॉक्यूमेंट क्या लगा दिए? फर्जी लगा दिए, फेक लगा दिए, तो बेटा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होएगी और जिसने ये फर्जी काम किए उनके ऊपर सेक्शन 447 का चार्ज लगेगा। सेक्शन 447 है फ्रॉड के केस में क्या क्या पेनल्टी लगती है और उसमें 10 साल तक की जेल भी है। यही बात थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ, आधा पेज है तो आधे पेज पे लिखो, नहीं तो अगले पेज पे आना। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने की कोशिश की जा रही है फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेस पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी on the basis of false information, false या incorrect information, तब क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये बताओ, क्या ये फॉल्स इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है ये इनकॉर्पोरेशन से पहले डिटेक्ट हो गई है या बाद में डिटेक्ट हुई है? दो बातें, डिटेक्टेड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब मैंने ट्राई तो की कि मैं कंपनी बना लूं झूठे डॉक्यूमेंट देके, बट आरओसी ने डॉक्यूमेंट क्या कर लिए? चेक कर लिए
और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन उनके सामने आ गई। ठीक है बेटा। डिटेक्टेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिटेक्ट कब हुई है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद। ओके, समझिए अब इसको। अगर कंपनी बनने से पहले ही डिटेक्ट हो गया तो क्या होगा बताओ? आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। आरओसी रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। जो आपने इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन लगाई थी वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। और अभी आपको बताया सेक्शन 447 कैन बी इन्वोक्ड, और सेक्शन 447 भी इन्वोक हो सकता है कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कंपनी बनाने की कोशिश की। सर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पता लगा, ऐसा कैसे हो गया? आरओसी ने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए? सर आरओसी भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है कि किसी ने फ्रॉड करके फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए और आरओसी डिसीव हो गया उन डॉक्यूमेंट से, या आरओसी की नेग्लिजेंस से उसने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, वट एवर द केस। ठीक है, बात यह है कि गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी बन गई है, अब क्या होगा? तब इस केस में आरओसी के पास तो कुछ बचा नहीं। अब इस केस में आरओसी को पता है, देखो जो झूठ होता है बेटा वो कभी छिपता तो है नहीं, आज नहीं तो कल सामने आएगा। ठीक है, इश्क, झूठ और खाज ये छुपाई नहीं छुपती, कभी ना कभी सामने आएंगी। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पता लग गया कि कुछ इंफॉर्मेशन क्या थी इनकी गलत थी। अब आरओसी के हाथ में तो कुछ है नहीं। आरओसी क्या करेगा? आरओसी एप्लीकेशन फाइल करेगा, किसको? एनसीएलटी को। किसको एप्लीकेशन फाइल करेगा? एनसीएलटी को। एप्लीकेशन या कंप्लेंट कह सकते हो आप यहां पर। किसको जाएगी कंप्लेंट? एनसीएलटी को। एनसीएलटी क्या होती है बताओ? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। ये होती क्या है ये समझिए। सबसे पहले ट्रिब्यूनल वर्ड समझते हैं। ट्रिब्यूनल का मतलब भी कोर्ट होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? कोर्ट। ठीक है, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी एक कोर्ट होती है ना, बड़ी कोर्ट, वहां पर कोई भी केस की सुनवाई होती है। मर्डर का केस है, रेप का केस है, किसी ने किसी के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया, किसी भी चीज का केस है। ठीक है, किसी भी एक्ट के लिए कहां जाया जा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। बट आपको पता है इंडिया में कोर्ट्स क्या है? कम है। जज क्या है? कम है। और केसेस बढ़ते जा रहे हैं बॉस। ठीक है, तो यहां पर जब भी कोई बड़ा एक्ट बनता है ना बेटा, तो उस एक्ट के अंदर एक डायरेक्शन होती है कि भैया इस एक्ट की खुद की कोर्ट होनी चाहिए। उस एक्ट की एक खुद की कोर्ट होनी चाहिए। तो अगर आपका डिस्प्यूट, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट उस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर है, तो सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। पहले कहां जाना पड़ेगा? खुद की कोर्ट में जाओ। वहां पर भी अगर इंसाफ ना मिले, आपको लगे कि नहीं यहां पर भी इंसाफ नहीं मिला, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अब जैसे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड इश्यू है तो आपको कहां जाना चाहिए? एनसीएलटी में। पहले वहां जाओ। वहां भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता या आपको लगता है इनका डिसीजन गलत है, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह होती है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वहां पर बताओ कौन सा केस जाएगा? इनकम टैक्स का। इसी तरह सेस्टेट होता है, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां पर जीएसटी के केसेस जाते हैं। इस तरह सेट होता है, एसएटी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेबी वगैरह के खिलाफ अपील फाइल करनी है तो वहां पर कहां जाएंगे? सेट में जाएंगे। तो जब भी कोई बड़ा एक्ट बनता है ना, तो उस एक्ट की खुद की एक कोर्ट होती है। सेम काम होगा कोर्ट की तरह, इसमें भी जज होंगे, इसमें भी वकील जाते हैं, इसमें सीए भी जा सकते हैं, सीएस भी जा सकते हैं। ठीक है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीए सीएस नहीं जा सकते, वहां तो सिर्फ एडवोकेट जा सकते हैं। बट ये जो ट्रिब्यूनल्स होती है ना, इनमें प्रोफेशनल बंदों को अलाउड होता है कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर एनसीएलटी में आपको क्या देनी पड़ेगी? ये कोर्ट में क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि जज साहब एक गड़बड़ हो गई। एनसीएलटी कहता है क्या? सर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन थी कंपनी बनाने के लिए, वो मेरे ध्यान में रही नहीं
और मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, ठीक है। एनसीएलटी कहती है रुक जा मैं देखता हूं। अब एनसीएलटी क्या करेगा, सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा किसको, कंपनी को, ओबीएच, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी। डिसीजन सुनाने से पहले सफाई का एक मौका देना पड़ता है ना, कि भैया आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है कि आपने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली थी। उसके बाद एनसीएलटी क्या कर सकती है, एनसीएलटी में ऑर्डर, में ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर दे सकती है। नंबर वन चेंज इन द मैनेजमेंट, इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट में चेंज करने के लिए कह सकती है ऑफ कंपनी, इंक्लूडिंग एमओए, एओए। मैं भी इसका एग्जांपल दूंगा आपको, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपको ऑर्डर दिया जा सकता है स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सेक्शन 447 एटसेट्रा। एनसीएलटी ये ऑर्डर पास कर सकती है। अब इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम का एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिए, ये लिख लिया। अब एग्जाम का एक क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद ये प्रोविजन आपको एज इट इज याद हो जाएगा। एक कंपनी बनाई गई एबीसी लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी ने जो अपना एमओए फाइल किया था ना, एमओए के अंदर थर्ड क्लोज कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज। उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में एक ऐसी एक्टिविटी लिख रखी थी जो इंडिया में इलीगल थी, इलीगल एक्टिविटी कंटेन थी। तो बताओ आरओसी को क्या करना चाहिए था, आरओसी को बताओ क्या करना चाहिए था, आरओसी को एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी, बट आरओसी का ध्यान नहीं गया और आरओसी ने क्या कर दिया, गलती से इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी। बाद में आरओसी को पता लगा अबे यार इसमें तो इलीगल एक्टिविटी थी, मुझे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करनी चाहिए, अब तो गलती हो गई, अब क्या करें। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि कंपनी बन गई, जबकि ये कंपनी नहीं बननी चाहिए थी। अब गड़बड़ होगी, अब बताओ क्या करें। तो बताओ क्या करें, सबसे पहली बात तो एनसीएलटी में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देख लो ऊपर वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, अब आरओसी कहां जा रहा है, एनसीएलटी के पास जा रहा है और कंप्लेंट फाइल कर रहा है कि सर एक कंपनी बना दी है मैंने गलती से, जबकि मुझे कंपनी नहीं बनानी चाहिए थी, इसमें इलीगल बिजनेस है। एनसीएलटी ने कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, क्या जो भैया आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है कि आपकी कंपनी के एमओए के अंदर इलीगल बिजनेस एक्टिविटी है, आ जाओ। तो कंपनी की तरफ से डायरेक्टर आ गया, प्रमोटर आ गया, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव, और उसने जज साहब के सामने कहा, एनसीएलटी में कहा कि जज साहब बिल्कुल ठीक बात है, इलीगल बिजनेस था इसमें, एक्टिविटीज में, बट सर अब तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू हो गया, और एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब तो कंपनी बन गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जज ने कहा ज्यादा शाणे मत बनो भाई, एक्ट में बिल्कुल ठीक लिख रखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर बन गए, इश्यू हो गया है, तो इसका मतलब कंपनी बन गई है, ये इस बात का एविडेंस नहीं है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ये किस चीज का प्रूफ है, कंपनी बनने का। कंपनी अभी ये सारे बिजनेस कर सकती है, इस चीज का प्रूफ नहीं है। सेक्शन 3 निकालो, नोट्स में क्या लिखवाया हुआ है, सेक्शन 3 की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी सिर्फ किस लिए बन सकती है, लॉफुल पर्पस के लिए। पॉइंट समझ में आया। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यस इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, की कंपनी बन गई है और इस तारीख से बन गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी वो बिजनेस कर सकती है जो इलीगल है, ठीक बात है। आगे बात समझ में। अब कहते हैं सर बताओ क्या करना है, तो एनसीएलटी क्या ऑर्डर देगी,
कंपनी को बंद करने का, बंद कर दो इस कंपनी को। किस चीज से प्रॉब्लम है? ऑब्जेक्ट से ना। तो क्या ऑर्डर आएगा? चेंज एमओए ऑब्जेक्ट क्लोज। तो एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगी? अपना एमओए का ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करो। इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 13 आने वाला है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी जब चाहे तब अपना बिजनेस क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स की मीटिंग बुला के मेंबर्स से अप्रूवल लेनी पड़ती है। मेंबर्स को बताना पड़ता है कि भाई ये वाला जो काम धंधा है ना, इसमें दम नहीं रहा, अब है ना ये वाला काम धंधा करेंगे। तो मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी किसके बाप की है? मेंबर्स के बाप के। पैसा तो उनका लगा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाप की थोड़ी है। तो बिजनेस चेंज करना है, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना है, तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है? मेंबर्स की। एसआर पास करवाना पड़ता है। तो बट सर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन अभी चैप्टर नंबर 7 की तरफ जब बढ़ेंगे तो उसमें एक सेक्शन आएगा 101, जिसमें लिखा हुआ है कि जनरल मीटिंग बुलानी है ना, तो कम से कम 21 दिन पहले क्या देना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। तो मोटा मोटी काम मान के चलो लगभग 1 महीना लग जाएगा। नोटिस भेजेंगे, फिर मीटिंग होएगी, फिर रेजोल्यूशन पास होएगा, 1 महीना लग जाएगा। तो एनसीएलटी कहती है हाँ ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करो 1 महीने के अंदर अंदर। ऐसा थोड़ी है कि आपने ऑर्डर दिया और सुबह ही चेंज हो जाएगा। भाई चलो ये काम नहीं कर सकते, इसकी जगह नया काम क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए तो टाइम दो। कोर्ट ने कह दिया ठीक है 1 महीने में अपना नाम चेंज कर दो, सॉरी काम चेंज कर दो। कहता है इसका मतलब 1 महीने तक तो काम कर सकते हैं? इसका मतलब 1 महीने तक इलीगल काम कर ले? आप बताओ जज हो तो क्या कहोगे? बड़ा खतरनाक बंदा है यार ये तो। क्या बेटा जब तक ये एमओए चेंज नहीं कर लेता ना, तब तक तुम्हारी कंपनी का नाम क्या रहेगा? स्ट्रक ऑफ रहेगा। रिमूव द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। वहां से आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आता है कि नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया इसका मतलब कंपनी बंद हो गई। नहीं 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 नहीं, कंपनी का वाइंड अप होना और नाम स्ट्राइक ऑफ होना दो अलग अलग एक्टिविटी है बेटा। इसको कुछ ऐसा समझो कि स्कूल में कोई बच्चा था, वो शरारत करता था, उसको 2-3 बार समझाया कि भैया तू ये शरारत मत कर, वो नहीं माना। एक दिन उठा के प्रिंसिपल ने उसका नाम काट दिया और उसको कहा बेटा अपने माँ बाप को बुलाओ। जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आ जाते और उनको नहीं बता देते तुम्हारा बेटा क्या एक्टिविटी कर रहा है, और जब तक माफी नहीं मांग लेते कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, तब तक तुम्हारा नाम रीस्टोर नहीं होगा। तब तक तुम्हारा नाम क्या नहीं होगा? रिस्टोर नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है? नहीं 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 नहीं, उसका एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया उसको। सस्पेंशन जो होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए होता है, एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए होता है। उसको कहा गया कि तुम्हें क्लास लगाने के लिए अलाउ कर देंगे, कब? जब तुम ये कंडीशन कंप्लाई कर दोगे। अपने माँ बाप को बुलाओ, रिटर्न में माफी मांगो कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। तो नाम कब तक स्ट्राइक ऑफ रहेगा? जब तक तुम अपना एमओए का ऑब्जेक्ट क्लोज क्या नहीं कर लेते? चेंज नहीं कर लेते। और जब तक कंपनी का नाम नहीं होगा, कंपनी के नाम से क्या नहीं हो सकती? ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। समझ में आया? और अगर सर कोई ट्रांजेक्शन कर ली तो बेटा कंपनी के नाम से तो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी का नाम तो स्ट्रक ऑफ है। फिर ट्रांजेक्शन किसके नाम से मानी जाएगी? मेंबर्स के नाम पे। और अगर इलीगल काम करेगा कोई बंदा तो उसकी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा। कर लो, करके दिखाओ तुम ट्रांजेक्शन, ठीक है। और 1 महीना हो गया सर, 1 महीना छोड़ो, 3-4 महीने हो गए, इन्होंने अब तक नाम क्या नहीं किया, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। तो अब ऑर्डर क्या आएगा? बंद कर दो इस कंपनी को। और जो जो बंदे इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर सेक्शन 447 का चार्ज लग सकता है, ठीक है। अब देखो याद करके इस पॉइंट को, सेक्शंस के रट्टे नहीं मारने, लॉजिक होता है। अब आपके सामने अगर ये एग्जांपल याद रहेगा ना आपको, तो आप ये सारी लाइन टू लाइन लिख पाओगे कि पहला ऑर्डर क्या आएगा? अपना ऑब्जेक्ट चेंज करो। जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करोगे तब तक नाम काट दो, ताकि वो काम ही ना कर सके कंपनी के नाम से। कंपनी के नाम से काम नहीं करोगे, खुद के नाम से काम करोगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बेटा। और उसके बाद भी नहीं माने तो अब कंपनी बंद कर दो, और सेक्शन 447 फ्रॉड के केस में तो लगेगा लगेगा बेटा। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़े। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि मैं नहीं करवाऊंगा, सेक्शन 6 में आता ही है कि इनकॉर्पोरेशन होने से क्या हो जाएगा। कहता है इससे कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा कंपनी का। ये सब चीजें पड़ी हुई है ना। हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एमओए एंड एओए। इसके बारे में सुना होगा आपने, नए पेज पर आना, एमओए
एंड एओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सुना होगा नाम आपने। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। बेसिकली इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो पर्पस, फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके लिए कंपनी बनाई गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। ठीक बात है। इसमें नॉर्मली कितने क्लोजेज होते हैं? 6 क्लोज होते हैं। कौन कौन से? नेम क्लोज, कंपनी का नाम क्या होगा। लोकेशन क्लोज, लोकेशन क्लोज को सिचुएशन क्लोज भी बोलते हैं, डोमिसाइल क्लोज भी बोलते हैं। थर्ड, पर्पस या ऑब्जेक्ट क्लोज या बिजनेस क्लोज। फोर्थ, लाइबिलिटी क्लोज, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। ठीक है। उसके बाद कैपिटल क्लोज एंड लास्ट सब्सक्रिप्शन क्लोज। और अगर कंपनी ओपीसी है तो 7वां क्लोज भी होगा, नॉमिनेशन क्लोज। ठीक है, लिख देता हूं। अगर कंपनी ओपीसी है तो यहां पर एक नॉमिनेशन क्लोज भी मिलेगा, नॉमिनेशन क्लोज। टोटल 6 क्लोज होते हैं। जनरली कितने क्लोज होते हैं? 6 क्लोज। नाम तो पता ही होगा ना, नेम क्लोज में कंपनी का नाम आएगा। लोकेशन क्लोज में कभी भी फुल एड्रेस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसमें कभी भी कंपनी का फुल एड्रेस नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? ओनली स्टेट नेम इज मेंशन्ड, ओनली स्टेट नेम इज मेंशन्ड। यहां पर कभी भी फुल एड्रेस नहीं होगा। अब बताओ फुल एड्रेस क्यों नहीं लिखा? कंपनी तो बनी नहीं है अभी तक। कंपनी बनाने के लिए तो क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो जब तक कंपनी बनेगी नहीं, कंपनी के नाम से बिल्डिंग कैसे लेंगे? कंपनी के नाम से रेंट एग्रीमेंट कैसे होगा? सही बात है ना। तो स्टेट नेम भी मेंशन करने की क्या जरूरत है सर? फिर स्टेट नेम भी क्यों लिख रहे हो? बेटा जब तक स्टेट नेम नहीं लिखोगे, कौन से आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करनी है पता कैसे लगेगा? पॉइंट समझ में आया? तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना बेटा, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फुल एड्रेस आरओसी को देना पड़ता है। ठीक है, लिखवाऊंगा ये भी मैं। ठीक है ना, फुल एड्रेस कब देना है ये आगे आएगा। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है? पर्पस। लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज जो है ना, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता बेटा, हर एमओए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। लाइबिलिटी क्लोज तभी प्रेजेंट होगा इफ मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड ईदर बाय शेयर और बाय गारंटी और बाय बोथ। अगर कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड? हाँ हो सकती है, बट मुझे बताओ कोई बंदा अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाएगा? नहीं बनाएगा। कंपनी एक्ट में ऑप्शन है बट कोई बनाता नहीं है। बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी एक सजा होती है। अब जैसे पिछले सेक्शन में क्या बताया, एनसीएलटी ने क्या ऑर्डर दिया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो वो कंपनी लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। वो लिमिटेड कंपनी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? अनलिमिटेड, जब तक एनसीएलटी ये ऑर्डर हटा नहीं लेती। तो अनलिमिटेड होना एक सजा है। ठीक है, तो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो ये क्लोज ही नहीं मिलेगा, लाइबिलिटी क्लोज गायब। तो अगर किसी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में फोर्थ क्लोज नहीं है, लाइबिलिटी क्लोज नहीं है, इसका मतलब वो कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है बेटा। तो फोर्थ क्लोज कब मिलेगा? जब कंपनी में लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। और इस क्लोज में लिखा होगा कि लिमिटेड किस चीज से है, बाय शेयर है, बाय गारंटी है, दोनों से है। कैपिटल क्लोज ये सुना होगा आपने, ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं इसे। ये कब प्रेजेंट होता है? इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल,
अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो। ये क्या बात कर दी आपने, कंपनी है तो शेयर कैपिटल होगी, बताओ, बोलो बोलो। नहीं, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती बेटा, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैव, इट डज नॉट कंटेन शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें लाइबिलिटी गारंटी से लिमिटेड होती है। कितने बच्चों को पता है ये कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन में पढ़ाई होगा, सबको क्लियर है ना। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती। नॉर्मली लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी हम कब बनाते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसमें शेयर कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। शेयर कैपिटल किस लिए होती है, धंधा करने के लिए, काम धंधा करने के लिए। हमारा पर्पस काम धंधा करना है ही नहीं, चैरिटेबल पर्पस है। तो जो डोनेशन आएंगे उससे काम करेंगे सर। नहीं आ गया तो गरीब बच्चों को पढ़ा देंगे, नहीं आए डोनेशन तो नहीं पढ़ाएंगे सर। समझ में आया। तो जो कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी होती है उस वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है बेटा, उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती। तो जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें कैपिटल क्लोज कहां से आ जाएगा, पॉइंट। ओके, सब्सक्रिप्शन क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज को हम एसोसिएशन क्लोज भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें कौन होते हैं, जो कंपनी बनाना चाहते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए, ओपीसी केस में 1, पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2। क्लियर है। नॉमिनेशन क्लोज सिर्फ किस केस में मिलेगा, इन केस ऑफ ओपीसी ओनली, इन केस ऑफ ओपीसी ओनली। कुछ पूछना है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर पूछना नहीं है तो चलो आगे। दोबारा देखो, एमओए के बारे में क्या बताया, सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। इसमें बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा होता है। इसमें नॉर्मली 6 क्लोज होते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1, अच्छा, कंपनी एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है, ये तो आपने सुना ही होगा। 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है। उसमें शेड्यूल 1 जो है ना, सबसे पहला शेड्यूल जो है कंपनी एक्ट का, वो किस चीज का है, फॉर्मेट या फॉर्म्स फॉर एमओए एंड एओए। शेड्यूल 1 में फॉर्मेट दे रखा है। तो अगर आज मुझे कंपनी बनानी है तो ऐसा नहीं है कि मैं एक व्हाइट पेपर लूंगा और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा, एमओए पहला क्लोज, नाम नेम क्लोज, दूसरा क्लोज सिचुएशन क्लोज, तीसरा ऑब्जेक्ट। नहीं बेटा, ये एक प्री प्रिंटेड फॉर्म होता है जो आपको डाउनलोड करना होता है। एमसीए के साइट पे जाओ, शेड्यूल 1 डाउनलोड कर लो। शेड्यूल 1 में किस किस के फॉर्मेट है, एमओए के और एओए के। एमओए के अंदर 5 टेबल दिखेगी आपको। जैसे आप क्लिक करोगे शेड्यूल 1, आपके सामने आएगा एमओए एओए। आपने लिखा एमओए, उसके ऊपर क्लिक किया तो 5 आपको नंबर दिखेंगे, ए बी सी डी ई। और एओए पे क्लिक करोगे तो 5 टेबल दिखेगी, ये टेबल है, ये क्या है, टेबल है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ए पे, वो टेबल डाउनलोड हो जाएगी। वो काइंड ऑफ पीडीएफ है, बिल्कुल देखने में आपको पीडीएफ जैसी लगेगी। तो बेटा आपका जो एमओए है ना, वो टाइप करना पड़ेगा आपको वहां पर। वो फॉर्म होगा, फॉर्म डाउनलोड करो और उसको क्या करना है, फिल कर दो अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक बात है ना। हाँ, तो ये 5 टेबल है। अब ये 5 टेबल जानते हो किस लिए, अगर मुझे कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय शेयर, जो कि सबसे कॉमन होती है, तो टेबल ए डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिमिटेड बाय गारंटी बनानी है तो बी, लिखना मत, बुक में दे रखा है, एग्जाम में ऐसा कुछ रिलेवेंट भी नहीं है। लिमिटेड बाय बोथ बनानी है, सी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाना चाहते हो, डी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाना चाहते हो हैविंग शेयर कैपिटल, ई। ठीक है। उसके बाद में अगर कंपनी बनाना चाहते हो लिमिटेड बाय शेयर, तो टेबल एफ सबसे कॉमन। बनाना चाहते हो बाय बोथ, जी। गारंटी नहीं, बोथ, गारंटी वाली एच में है, उसमें ऊपर नीचे कर दिया। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बनाना चाहते हो हैविंग शेयर कैपिटल, तो आई। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जे। मैं अब लिख देता हूं, अगर मुझे कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय शेयर, बाय शेयर ए, बाय शेयर बनानी है एफ, एमओए के लिए फॉर्मेट ए और एओए के लिए फॉर्मेट एफ। अगर मुझे बनानी है बाय गारंटी,
बाय गारंटी। तो एमओए का फॉर्मेट बी और एओए का फॉर्मेट एच। अगर मुझे बनाना है बाय बोथ कि कुछ शेयर कैपिटल भी होगी और कुछ गारंटी भी होगी, बाय बोथ, तो एमओए के लिए फॉर्मेट कौन सा होगा, टेबल कौन सी होगी, सी, और एओए के लिए जी। अगर मुझे अनलिमिटेड वाली कंपनी बनानी है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कहता क्यों पंगे ले रहा है, कहता सर मुझे पंगे लेने हैं। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो डी, एमओए का टेबल डी, और यहां पर एओए का जे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और अगर मुझे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनानी है हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल ई। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं तो उस केस में टेबल आई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हैविंग शेयर कैपिटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एमसीक्यू में बाई चांस पूछ ले इसलिए मैंने लिखवा दिया। बहुत ही रेयर बात है कि इस तरह के क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन आईसीआई वाले एमसीक्यू में पूछते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होगा क्लियर। तो ये आपका एमओए का फॉर्मेट, एमओए क्या होता है और ये इसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, चलो आगे लिख लो आराम से, कोई बात नहीं। एमओए के अंदर क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट, पर्पस। ऑब्जेक्ट या पर्पस का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये होता है ऑब्जेक्ट का मतलब, पर्पस का मतलब। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, हाउ टू डू, रूल्स या प्रोसीजर्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल और प्रोसीजर। रूल क्यों बनाए जाते हैं, प्रोसीजर क्यों बनाए जाते हैं, बताओ। किसी काम को करने का क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है, इसका मतलब हाउ टू डू, ये काम हम करेंगे कैसे। तो एमओए में होता है ऑब्जेक्ट, करना क्या है, ये कंपनी बनाई किस लिए है। और आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है, हाउ टू डू, प्रोसीजर, हम ये काम करेंगे कैसे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। तो ये फर्क है एमओए और एओए में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोनों, फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। फाउंडेशन में हमने इसके बारे में एक चीज और भी पढ़ी थी, डॉक्ट्रिन के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। तो इंटर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं करवाना चाहूंगा, क्योंकि आईसीआई वाले एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर लेके आ सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट। चलो नए पेज पर आएंगे, कुछ डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को डॉक्ट्रिन का वर्ड का मतलब पता है, डॉक्ट्रिन नहीं सुना। वैसे डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स, रूल्स भी बोल सकते हो आप, प्रिंसिपल ज्यादा वर्ड होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ
अल्ट्रा वायर एक्ट, सुना है कभी ये बार इसके बारे में? ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट? बोलो सर, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी या फिर एमओए। क्या होता है ये? इफ एनी एक्ट, एक्ट मतलब एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजेक्शन विच फॉल्स आउटसाइड, which falls outside the object clause of MOA, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर जा रहा है, एंड नॉट इंसिडेंटल, फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। दोबारा, कोई ऐसा काम हुआ है कंपनी के अंदर जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में फॉल नहीं कर रहा है और ना कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज की प्राप्ति के लिए, अटेनमेंट के लिए जरूरी है। इंसिडेंटल का मतलब होता है नेसेसरी, लिंक्ड। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने लिखा हुआ है कि हमारा काम क्या है, फ्रूट ट्रेडिंग है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, आपको क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी। एक कंपनी का काम क्या है, फ्रूट ट्रेडिंग का है। कंपनी के डायरेक्टर को लगा कि फ्रूट ट्रेडिंग के साथ साथ हमें फिश ट्रेडिंग का काम भी शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने फिश ट्रेडिंग का काम शुरू करने के लिए काफी सारी फिश खरीद के स्टोर कर ली। ठीक है, बट बाद में वो फिश बिकी नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो सारा खराब हो गया और कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब बताओ, बैलेंस शीट और पी&एल में आएगा नहीं आएगा? ये आएगा कि नुकसान हो गया स्टॉक का। ठीक है, ऑब्सोलीट आइटम हो गई, डैमेज हो गई। अब बैलेंस शीट और पी&एल बन के कहां जाते हैं? एजीएम में। किसके सामने? शेयर होल्डर के सामने। अब शेयर होल्डर देखते हैं कि स्टॉक नहीं बिका। कहता स्टॉक क्यों नहीं बिका? कहता सर ये फिश का स्टॉक था। अब शेयर होल्डर कहता फिश फिश कहां से आ गई भाई? कहता सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा सर फिश का बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छा है, बट हमारा काम तो फ्रूट ट्रेडिंग का है, फिश कहां से आ गई? ऑब्जेक्ट से क्या नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन डायरेक्टर ने की है ये कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर जा रही है। इसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर एक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर एक्ट। सच ट्रांजेक्शंस या एक्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी या फिर कहिए एमओए, एक ही बात है, क्योंकि कंपनी क्या काम कर सकती है जो एमओए में लिखा हुआ है। चलो बात तो समझ में आ गई। अब इसका करना क्या है? अगर ऐसी एक्टिविटी हो जाए तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन। हाँ, ये करी बात तुमने काम की। अगर डायरेक्टर ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो समझो कि ये ट्रांजेक्शन क्या होगी? वॉइड एब इनिशियो। सच एक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो। ये तो पता ही होगा वॉइड एब इनिशियो क्या होता है। जब ये ट्रांजेक्शन हुई थी वो उसी टाइम से क्या थी? वॉइड एब इनिशियो थी, यानी कि वॉइड थी। कंपनी इज नॉट लाइबल, कंपनी इज नॉट लाइबल। इन ट्रांजेक्शन कंपनी लाइबल। कंपनी कहती है हम नहीं भरते इसका नुकसान। कितना नुकसान हो गया? डायरेक्टर कहता 5 करोड़ का, कंपनी कहती है हम 1 रुपया नहीं देते। तो डायरेक्टर कहता कौन देगा पैसा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल। तू भरेगा पर्सनली लाइबल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेंगे। तो वेंडर जो जिसने मछली सप्लाई की थी कंपनी को, वो अपना पैसा किससे मांग सकता है? कंपनी से नहीं, वो किससे मांगेगा पैसा? हाँ, वेंडर या पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट्स कैन नॉट शू कंपनी। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है? वॉइड है, कंपनी के ऊपर केस नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो फिर केस किस पे होगा? डायरेक्टर पे। और ना कंपनी केस कर सकती उस पार्टी पे। क्यों नहीं? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है।
डायरेक्टर ने कहा कि सर सुनो, शेयर होल्डर को कहा बैठो सुनो आप। कहता सर ये तो बाई चांस की बात है कि नुकसान हो गया, फिश खराब हो गई, बट मार्जिन बहुत है इस बिजनेस में। जितना मार्जिन वेजिटेबल बेच के और फ्रूट बेच के नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मार्जिन क्या है, फिशरीज के बिजनेस में है। तो आप इसके लिए हाँ कर दो, आज नुकसान होगा मैं आपको फायदा भी करवा के दूंगा, डायरेक्टर हूं मैं कंपनी का, मेरा दिमाग ज्यादा है। क्या शेयर होल्डर इसके लिए हाँ कर सकते हैं? ना। इवन 100% शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई सच एक्ट्स। 100% मेंबर भी जो है ना, वो इस ट्रांजेक्शन को रेटिफाई नहीं कर सकते। क्या मतलब होता है रेटिफाई करने का? अपनाना, अडॉप्ट करना। ये सारी बातें आपने फाउंडेशन के अंदर एजेंसी चैप्टर में भी पढ़ी थी। अगर कोई एजेंट डायरेक्ट और सॉरी प्रिंसिपल की डायरेक्शन से बाहर जाकर काम करता है और प्रिंसिपल का नुकसान हो जाता है, तो कौन लाइबल होता है? एजेंट आर पर्सनली लाइबल। सारा बता ये फॉर सच पार्टी। अब वो कहता है वेंडर जो है ना, जिसने सप्लाई की थी, उधार मछलियां सप्लाई की थी, वो अपना पैसा किससे ले? डायरेक्टर से ले, कंपनी के ऊपर केस नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। एजेंट अगर कोई काम अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर करता है तो उसके लिए एजेंट क्या हो जाता है? पर्सनली लाइबल हो जाता है, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, वहां पर एक पॉइंट और भी आया था फाउंडेशन पे। कौन सा टॉपिक था? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। कुछ याद है? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कि एजेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया, बट बाद में प्रिंसिपल ने उसे क्या कर दिया? रेटिफाई कर दिया, मतलब अपना लिया कि वैसे तो तूने अथॉरिटी से बाहर काम किया है, बट कोई बात नहीं, मैं इसके लिए हाँ करता हूं। यहां पर रेटिफिकेशन नहीं हो सकती बॉस, क्योंकि जब आपने फाउंडेशन में रेटिफिकेशन की कंडीशंस पढ़ी होंगी तो उस कंडीशन में एक पॉइंट क्या था? जो काम एजेंट ने किया है वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी में होना चाहिए। कंपनी इसके लिए हाँ कैसे कर दे जब कंपनी इस काम को करने के लिए ऑथराइज नहीं है? तो जब शेयर होल्डर को उसने कन्विंस किया कि भैया फिशरीज के बिजनेस में मार्जिन अच्छा है, कहता मार्जिन तो बहुत अच्छा है, कहता हाँ कर दो फिर आप। कहता हाँ कैसे कर दे? काम करने के लिए कंपनी बनी तो नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर कैसे चले जाए? ऑब्जेक्ट क्लॉज से कोई भी काम कंपनी के लिए क्या होता है? इलीगल होता है। ठीक है, हम नहीं कर सकते काम भाई। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि आज के बाद हम ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देंगे कि हम फ्रूट ट्रेडिंग भी करेंगे और फिशरीज ट्रेडिंग भी करेंगे। आज के बाद कर सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट के साथ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। इस केस को समझने के लिए, इस पूरे पॉइंट को समझने के लिए आपने एक केस भी पढ़ा था, एशबरी रेलवे। याद आया? हाँ, एशबरी रेलवे वर्सेस रिची। इस केस में क्या हुआ था? कंपनी का काम क्या था? ट्रेन के डब्बे बनाना और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम था। ठीक है, और जबकि कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया? रिची को फाइनेंस कर दिया। क्या कंपनी फाइनेंस कर सकती है? नहीं कर सकती भाई। तुम्हारा काम है ट्रेन के डब्बे बनाना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना, तुमने ये फाइनेंस कैसे कर दिया? फाइनेंस करने का काम किसका होता है? बैंक का, एनबीएफसी का। तुमने काम कैसे कर दिया भाई? तो ट्रांजेक्शन क्या मानी गई थी? वोइड एब इनिशियो मानी गई थी। कंपनी ने रिची को कहा कि हमारा पैसा वापस करो। अब वो रिची कहता है सर मेरा प्रोजेक्ट बीच में रह जाएगा, उसका नुकसान डायरेक्टर भुगतेगा, कंपनी नहीं भुगतेगी बॉस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में एक पॉइंट और आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ एमओए के बजाय एओए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ एओए या डायरेक्टर्स, ये भी पढ़ा था। क्या था इसमें? कोई काम ऐसा किया है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के तो अंदर है बॉस। एक्ट जो है वो क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। एक्ट फॉलिंग विद इन अथॉरिटी या पावर ऑफ डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर की पावर क्या है? कहां लिखा हुआ है?
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है डायरेक्टर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। बट एक्सीड्स, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक नोट फॉलोइंग आएगा यहाँ पर, एक इसको थोड़ा ठीक करते हैं, 1 मिनट। एक्ट नॉट फॉलोइंग, बट यहाँ पर हाँ यहीं पे लिखेंगे, एक्ट जो है वो फॉल कर रहा है पावर ऑफ डायरेक्टर या एओए के अंदर, बट नॉट फॉलोइंग, उल्टा लिख दिया फिर से, 1 मिनट, इस लाइन को एक बार दोबारा लिख देता हूं। एक्ट फॉलोइंग विद इन ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ एमओए, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ एमओए, बट नॉट फॉलोइंग विद इन अथॉरिटी या पावर ऑफ डायरेक्टर। और डायरेक्टर्स की अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, कहां लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ऐसे एक्ट्स को क्या कहा जाता है, सच एक्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ एओए या डायरेक्टर्स। चलो आगे बात समझ में, अब हो क्या जाएगा ये बता दो, इफेक्ट क्या है इसका। एक्ट में लिखा हुआ है सच ट्रांजेक्शन आर वैलिड, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सच ट्रांजेक्शन आर वैलिड, बट मैं क्या लिखवाता हूं नोट्स के अंदर, मे बी वैलिड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सच ट्रांजेक्शंस या एक्ट्स मे बी वैलिड। अब मे का मतलब क्या है, हो सकता है ये वैलिड हो और हो सकता है ये वॉइड हो। अब मैं मान लेता हूं दो बातें होती ना, या तो ये वैलिड होगी या नहीं होगी, मे बी वैलिड है ना, तो दो बातें, या तो ये वैलिड है या ये इनवैलिड है। अगर ये वैलिड है तो इसका मतलब कंपनी क्या हो गई, लाइबल हो गई, कंपनी इज लाइबल। बट नुकसान तो हो गया बेटा कंपनी का, क्योंकि डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम किया। लॉस टू कंपनी, इसका क्या करें, लॉस टू कंपनी होगी। हाँ अब इसका क्या किया जाए, हाँ बात तो ठीक है, अगर ये इनवैलिड है तो कंपनी इज नॉट लाइबल। हाँ ये बात तो है, फिर लाइबल कौन होगा, डायरेक्टर जिसने अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये ट्रांजेक्शन वैलिड हो गई और कंपनी लाइबल हो गई इसके लिए, तो फिर कंपनी का तो नुकसान हो गया। अब इस केस में क्या होगा, दो बातें, या तो कंपनी रेटिफाई करेगी इन ट्रांजेक्शन को, कंपनी कैन रेटिफाई सच ट्रांजेक्शंस या एक्ट, और कंपनी में रिफ्यूज सच ट्रांजेक्शंस। यानी कि हम ट्रांजेक्शन को या तो रेटिफाई करेंगे या रेटिफाई नहीं करेंगे। कंपनी ने मना कर दिया इसको रेटिफाई करने से, तो कंपनी का नुकसान जो है किससे रिकवर करेंगे, रिकवर द लॉस टू कंपनी फ्रॉम डायरेक्टर्स। हम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नुकसान रिकवर करेंगे, तुमने बाहर जाकर काम किया क्यों। और अगर कंपनी ने रेटिफाई कर लिया तो कंपनी कैन नॉट रिकवर, हाँ, द लॉस फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इफेक्ट है जी। इस केस को समझने के लिए दो पढ़े होंगे आपने केस, इस पॉइंट को समझने के लिए दो केस पढ़े थे आपने, कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सीवी रामामूर्ति।
सीवी रामामूर्ति। और दूसरा आपने पढ़ा होगा रॉयल ब्रिटिश बैंक। हाँ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रकेंड। अब वही बात, ये सारे प्रोविजन अब याद कैसे करें, इसको समझते बेटा। अब देखो, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से ही बाहर है, वो तो इनवैलिड है जी, उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है, ना वो रेटिफाई हो सकती, क्योंकि वो काम कंपनी नहीं कर सकती। तो जो काम कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी किसी को ऑथोराइज कर सकती है वो काम करने के लिए? नहीं। तो वो तो बेटा वोइड एब इनिशियो, और उसके लिए तो कंपनी लाइबल है ही नहीं, डायरेक्टर लाइबल है ही है। बात उठती है कि सर कंपनी तो वो काम कर सकती है, बट डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया वो। हाँ, तो सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन शायद वैलिड हो जाए, और शायद वो ट्रांजेक्शन वैलिड ना हो। ठीक है, अगर वो ट्रांजेक्शन वैलिड हो रही है, एक मिनट, ऐसे कैसे वैलिड हो जाएगी? अगर कोई काम हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जा रहा है तो वैलिड कैसे हो जाएगी भाई? यहां पर आउटसाइडर ने क्या बेनिफिट ले लिया? इंडोर मैनेजमेंट का। किसका बेनिफिट ले लिया? इंडोर मैनेजमेंट का। मुझे क्या पता तुम्हारा एमओए और एओए फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? और इनवैलिड कब हो जाएगा? जब किसका बेनिफिट मिल जाए कंपनी को? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। तो पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत याद है ना? अभी मैं करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में होता है? आउटसाइडर के फेवर में होता है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फायदे में होता है? कंपनी के फायदे में होता है। ठीक है, समझिए। तो कोई काम ऐसा हुआ है जो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, भैया ये ट्रांजेक्शन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम लाइबल नहीं है। आउटसाइडर कहता है मुझे क्या पता, तुम्हारे रूल क्या कहते हैं? कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पता होना चाहिए। कंपनी के साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो एमओए और एओए ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि समझना भी है, और उसके बाद सोच समझ के ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर पता लगता है कोई ट्रांजेक्शन हमारे एमओए या एओए से बाहर है, तो कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी। जिसने ट्रांजेक्शन करी है आपके साथ वो लाइबल है, मतलब डायरेक्टर लाइबल है। तो कंपनी को अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट मिल गया तो कंपनी इस ट्रांजेक्शन से अपने हाथ ही खड़े कर देगी। तो इस केस में बताओ क्या होगा? कंपनी नोट लाइबल। फिर लाइबल कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर्सनल लाइबल, बात ही खत्म। ठीक है, अगर आउटसाइडर को बेनिफिट मिल गया किस चीज का? इंडोर मैनेजमेंट का। और इंडोर मैनेजमेंट रूल याद है क्या कहता है? आउटसाइडर कहता है मुझे ये तो पता लग गया कि तुम्हारा एमओए क्या कहता है, एओए क्या कहता है, मैंने पढ़ लिया, समझ भी लिया, बट मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है? लिखा हुआ तो पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं मेंबर्स की अप्रूवल लेने के बाद। अब मुझे कैसे पता लगेगा अप्रूवल ली गई है नहीं ली गई है? अप्रूवल कहां ली गई होगी? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन बैठा है? मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर, सेक्रेटरी। मैं थोड़ी बैठा हूं, तो मुझे क्या पता कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया या नहीं किया? तो यहां पर बात तो उसकी जेन्युइन है। मैं ये तो पता कर सकता हूं कि रूल क्या कहता है, बट ये कैसे पता लगेगा कि रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ? तो कहता है हम यहां पर एक अजम्पशन लेके चलते हैं जी। आउटसाइडर कहते हैं क्या? कि कंपनी का ऑफिसर अगर चल के हमारे साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो सारी की सारी इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आया है। अगर वो इंटरनल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी है उसने, तो किसकी गलती? आपके डायरेक्टर की गलती है जी। अब आप जानो और आपका डायरेक्टर जाने, हमें तो पैसे दे दो हमारे, तो बताओ कंपनी लाइबल हो गई या नहीं हो गई? हाँ, अब आप जानो और आपका डायरेक्टर जाने। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर कैन टेक लोन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, और कंपनी के डायरेक्टर ने 50 लाख का लोन ले लिया बट अप्रूवल नहीं ली मेंबर्स की। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रकेंड में यही तो था कि कंपनी के एमओए में क्या लिखा हुआ है? कंपनी कैन बोरो मनी। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि बोरो करने से पहले मेंबर्स की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये हमारा प्रोसीजर है, ये हमारा रूल है। डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन नहीं पास करवाया, बट आउटसाइडर को कैसे पता लगेगा कि रिजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? आउटसाइडर तो मान के चलेगा ना कि रिजोल्यूशन पास हुआ है। उसने कंपनी को लोन दे दिया, बाद में पता लगा कोई अप्रूवल ही नहीं थी। अब इस केस में बताओ कंपनी लाइबल है या नहीं है? बिल्कुल लाइबल है सर। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने अप्रूव कर दिया कि भैया हमें क्या पता कि तुमने प्रोसीजर फॉलो किया है नहीं किया, हम तो मान के चलेंगे प्रोसीजर फॉलो हुआ है। सही बात है ना? अब कंपनी के डायरेक्टर्स को बुला लेते शेयर होल्डर, आजा भैया। कहता 50 लाख का लोन लिया, प्रोसीजर ये था कि हमारी अप्रूवल पहले लेनी है, तूने अप्रूवल लिए बिना लोन लिया क्यों?
अगर डायरेक्टर कोई जस्टिफाइड रीजन दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि सर मशीन जो है वो खराब हो गई थी, मशीन को इमीडिएटली रिपेयर करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे, अगर हम आपकी अप्रूवल के चक्कर में पड़ते तो 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता, फिर आपकी मीटिंग होती, फिर आप अप्रूवल देते, और अप्रूवल देनी ही पड़ती है आपको, ऑप्शन क्या है, मशीन तो ठीक करवानी है, ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, तब तक 1 महीने तक प्रोडक्शन रुका रहता। और बताओ लेबर की सैलरी लगती है नहीं लगती, सैलरी तो लगती लेबर की, लेबर को सैलरी भी देनी पड़ती, प्रोडक्शन होता नहीं, करोड़ों का नुकसान था जी। अब इस केस में शेयर होल्डर क्या करेंगे, शेयर होल्डर को डायरेक्टर ने क्या किया, जस्टिफाइड रीजन दे दिया कि मैंने ये रूल फॉलो क्यों नहीं किया, मुझे पता है रूल ये था बट मैंने रूल फॉलो क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक जस्टिफाइड रीजन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रीजन दे दिया, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गले लगाएंगे और माथे पे चुम्मी देंगे कि भाई तूने बचा लिया यार, तूने प्रोसीजर फॉलो ना करके अच्छा ही किया, तो बताओ मैं उसको माफ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कि ठीक है देख तूने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया बट हम तुझे माफ करते हैं, रेटिफाई कर लेते हैं इस ट्रांजेक्शन को, अब अप्रूव कर देते हैं। रेटिफाई का एक मतलब और जानते हो क्या होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। नॉर्मली क्या होता है, ट्रांजेक्शन करने के बाद अप्रूवल लेनी चाहिए, पहले अप्रूवल लेनी चाहिए, पहले। रेटिफाई का मतलब क्या है, कोई ट्रांजेक्शन बिना ऑथराइजेशन के आपने कर दी बट बाद में आपने ऑथराइजेशन ले लिया, बाद में अप्रूवल ले ली। अब इस केस में बताओ बैंक को जितना ब्याज भरना पड़ा, क्या मैं डायरेक्टर से रिकवर कर सकता हूं, नहीं कर सकते रिकवर, क्यों नहीं कर सकते, आपने तो माफ किया है, उसने जस्टिफाइड रीजन दे दिया, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं दिया तो ठीक है, हमने पूछा क्या बात, प्रोसीजर फॉलो क्यों नहीं किया, एक डायरेक्टर कहता है रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, अबे पागल कहीं का, ब्याज कौन देगा भी है, तू देगा, हम तो रेटिफाई नहीं करते जब तुम्हारे पास जस्टिफाइड रीजन ही नहीं है। तुम्हारे इस रूल को फॉलो ना करने में, रूल बनाए किस लिए जाते हैं, रूल होते क्या है, स्टैंडर्ड, कोई काम स्टैंडर्डाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्यों किया जाता है, ताकि नुकसान ना हो जाए। हमने एक प्रोसीजर सेट कर दिया कि काम इस प्रोसीजर से करना है ताकि नुकसान ना हो जाए, और तुमने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो बेटा ये जो नुकसान हुआ है ना ये तू ही देगा। अब आई बात समझ में, ये है लॉजिक इसका, ठीक है। बताओ अब यहां पर रेटिफाई क्यों कर सकते हैं, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी को रेटिफाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी कंपनी खुद ही नहीं कर सकती, और ये वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये काम कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में तो आ ही रहा है, इसलिए कंपनी इस काम के लिए क्या कर सकती है, हाँ कर सकती है। पॉइंट सब में आ रहा है। और जो अल्ट्रा वायर एक्ट है वो तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से ही बाहर जा रहा है, तो जो काम कंपनी ही नहीं कर सकती कंपनी उसके लिए हाँ कैसे कर दे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ आज के लिए इतना काफी है, आज इतना करो, कल हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करेंगे और इस पॉइंट को दोबारा भी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है।